ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जैंग को देखते हैं, जिसके भी चैट पर 10,000 युआन रिसीव्ड का नोटिफिकेशन शो होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और वो सोचती है, मैं यहाँ किसी और लड़की की जगह ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और उस लड़की से मैंने पैसे लिए थे। ये काम करने के लिए यही उसका साइड बिजनेस था। जो भी लड़की अपनी ब्लाइंड डेट पर मिलने नहीं जाना चाहती थी, वो उससे पैसे लेकर उसकी जगह जाती थी और ऐसी ऐसी डिमांड्स रखती थी, लड़का खुद ही वहां से भाग जाए। लेकिन इस बार उसका सामना हमारे मेल लीड फू से होने वाला था, जो फू कंपनी का सीईओ था। तो अब देखते हैं क्या जियांग उसको उल्लू बना सकती है या नहीं। जिसके बाद हम फू को देखते हैं, जो काफी प्रोटोकॉल के साथ अपनी कार से निकलता है और किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। लेकिन तभी जियांग उससे टकरा जाती है और उससे कहती है सॉरी, और वहां से चली जाती है। तो वो रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी ब्लाइंड डेट का वेट करने लगता है और तभी वहां पर जियांग आती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है, मैं बहुत बिगड़ी हुई लड़की हूं। तो वो उसको हेलो कहता है। जिसके बाद जियांग फू से कहती है, मैंने सुना है तुमने यहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो वो कहता है हाँ, और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। तो वो जानबूझकर झूठ बोल देती है और कहती है मैं अमेरिका से पढ़कर आई हूँ। जिस पर वो काफी इंप्रेस होता है। वो कहता है अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से। तो वो जानबूझकर झूठ बोलती है और उसको कहती है मैंने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। जो सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और तभी जियांग मन में कहती है अब तो ये पक्का समझ गया होगा मैं झूठ ही बोल रही हूँ और मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वो उसकी इस बात को भी मान लेता है, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और उसको कहती है क्या मैं बहुत पार्टीज करती हूँ और शादी के बाद भी मैं ऐसी ही रहूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और हाँ, हर मंथ तुम्हें मुझे 1 मिलियन एज ए पॉकेट मनी देनी होगी। एक और बात, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, ठीक है ना। और मन में कहती है अब तो ये पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन एफयू उसको कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम रजिस्टर ऑफिस जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जो सुनकर वो बहुत हैरान होती है और मन में कहती है कैसा आदमी है ये, ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहता है जो इतनी बिगड़ी हुई हो। लेकिन इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो फू को कहती है अच्छा ठीक है, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और वो वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो घर जा रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड झांग उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं गुस्से में था इसलिए मेरा हाथ उठ गया तुम पर, नहीं तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वो उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। जिस पर वो उसको दोबारा रोकता है और कहता है तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ, अब तुम और क्या चाहती हो, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा था उस दिन। जो सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है क्या तुम मेरी ग्रैंडमाँ का घर अपने नाम करवाना चाहते हो, वो मेरी ग्रैंडमाँ का है, मैं वो तुम्हारे नाम क्यों करूं। तो वो कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, भले ही वो घर मेरे नाम पर हो जाए, लेकिन रहेगा तो हम दोनों का ही, हम दोनों इतने साल से एक साथ हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, और वैसे भी अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला, भला सेकंड हैंड चीज कौन लेना चाहेगा। ये सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो झांग को कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे सेकंड हैंड कह रहे हो, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर झांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे गालियां देने लग जाता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि वहां पर फू आ जाता है और उसको एक ऐसा पंच मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी झांग जियांग से गुस्से में कहता है ये लड़का कौन है। तो वो फू की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है और मन में कहती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद फू जियांग के पास आता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो झांग कहता है अभी हमारे ब्रेकअप को दिन ही कितने हुए हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तुमने इतनी जल्दी कोई और ढूंढ लिया अपने लिए। तो फू कहता है तुम्हारा जियांग से अब ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें इसकी लाइफ में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं। तो झांग जियांग को कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जो हैंडसम सा लड़का तुमने ढूंढा है ये तुमसे शादी करेगा, कभी भी नहीं, तुम जैसी सेकंड हैंड और यूज की हुई लड़की किसी को नहीं चाहिए होगी। ये सुनकर जियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो झांग को कहती है तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमसे मेरा ब्रेकअप हो गया है तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी। और फू को कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, चलो अभी मेरे साथ, हम दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस चलते हैं। और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। जिसके बाद वो लोग मैरिज रजिस्टर ऑफिस के पास पहुंचते हैं। तो जियांग को रियलाइज होता है मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं किसी और की ब्लाइंड डेट से मिलने आई थी, नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद वो फू को कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी अभी जो सब कहा वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम खुद देखो मुझे, मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूं और तुम्हारे साथ सूट भी नहीं करूंगी। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम पर यकीन है, तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है नहीं तुम समझ नहीं रहे, हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है और ना ही एक दूसरे को समझते हैं, हम लोग ऐसी शादी नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं,
शादी के बाद हम दोनों के पास बहुत टाइम होगा एक दूसरे को समझने के लिए। वो उसके एकदम क्लोज आ जाता है तो जियान को लगता है शायद वो मुझे किस करने लगा है, जो देखकर वो आईज बंद कर लेती है। तो वो उसके हेयर्स में से कुछ निकालता है और कहता है, ओह तुम्हारे बालों पर ये कचरा लगा हुआ था, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने लगा हूं? तो वो ये सुनकर ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फू कहता है, बस करो, अब झूठ मत बोलो, मैं समझ गया हूं। तो जियाम उसको गौर से देखने लगती है और मन में कहती है, ओह वाह ये कितना हैंडसम है, और करीब से तो ये और भी हैंडसम लगता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, वो फू की ब्लाइंड डेट नहीं है, मेरी रियल आइडेंटिटी तो फू को अब तक पता ही नहीं है, तो मैं उससे शादी करने के सपने देख ही नहीं सकती। जिसके बाद वो फू को कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, और वो सच ये है कि मैं आपकी ब्लाइंड डेट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कोई और हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। और उससे माफी मांगने लगती है। तो वो उसको कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, और वो भी बिल्कुल सच, झूठ नहीं बोलना। तो वो कहती है, आई स्वेयर, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो वो कहता है, अच्छा तो मुझे अपना नेम, एज और अपने बारे में सब कुछ बताओ। तो वो कहती है, मेरा नेम जियांग है और मैं 24 ईयर्स की हूँ, एक फार्मासिस्ट हूँ। तो फू कहता है, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किसी और की ब्लाइंड डेट बनकर क्यों आई हो? तो वो कहती है, मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है, तो मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने यह साइड बिजनेस शुरू कर दिया। तो वो उसको कहता है, यह सब मुझे पहले से पता था। जो सुनकर वो बहुत हैरान होती है। तभी फ्यू उसको कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है, ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें मंथली 1 लाख युआन दिया करूंगा। वो बहुत हैरान होती है और कहती है, लेकिन मिस शू ने तो कहा था कि तुम एक कंपनी में सिर्फ मामूली से एम्प्लॉय हो, तो फिर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो वो कहता है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें पैसे अच्छे नहीं लगते? तो वो कहती है, नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मुझे रिच लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत क्रूअल होते हैं, इसलिए। और उसको कहती है, सॉरी, मुझे लगा था कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन तुम तो बहुत अमीर हो, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के सूटेबल नहीं हैं और ये शादी नहीं हो सकती। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वो उसको रोकता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी एक कंपनी में सिर्फ एक नॉर्मल सा मैनेजर हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें मंथली 20,000 दे सकता हूँ। तो वो खुश हो जाती है और मन में कहती है, अगर मुझे 20,000 एक्स्ट्रा मिले तो वो मेरी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत होंगे। और उसको कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे और जो तुमने अभी सब बोला वो सब सच है। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। जिसके बाद जियान उसको कहती है, हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे, लेकिन उसमें फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होंगी। और हाँ, अगर कभी भी तुम्हें किसी से मिलकर ऐसा लगे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो या तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए तो तुम मुझे बता देना, हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तो वो कहता है, ठीक है, यहाँ आने से पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम वो देख लो और साइन कर दो ताकि फ्यूचर में हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद वो उस एग्रीमेंट को लेकर पढ़ने लगती है और उसमें उसका नाम पढ़कर कहती है, ओह तुम्हारा नाम भी एफयू है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम भी एफयू है। जो सुनकर वो कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे यकीन है फिर तो तुम्हारे प्रेसिडेंट बहुत अच्छे आदमी होंगे। तो वो मुंह बनाकर कहती है, कोई नहीं, वैसे मैंने आज तक उनको देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। आपको पता है वो इतनी बार ब्लाइंड डेट पर जा चुके हैं लेकिन आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं आए। मुझे तो लगता है वो बहुत अगली दिखते होंगे, उनके बड़े बड़े दांत होंगे और थिक लिप्स होंगे। तो अपने ही बारे में ये सब बुराइयां सुनकर बेचारा फ्यू कुछ कह भी नहीं पाता और कहता है, अच्छा छोड़ो ना प्रेसिडेंट को, हम अभी अंदर चलते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो वो कहती है, ओ हाँ मैं तो भूल गई थी, चलो। जिसके बाद वो दोनों मैरिज लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेने के लिए जियांग का मेकअप बहुत ज्यादा हैवी था। तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको कहती है, क्या प्लीज आप अपना मेकअप थोड़ा लाइट करके आए, नहीं तो फोटोज ठीक नहीं आएंगी। तो वो कहती है, ठीक है, मैं बाथरूम से अपना मेकअप लाइट करके आती हूँ, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी फू उसको रोकता है और कहता है, रुको, इस बार भी तुम मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं जाओगी ना, क्योंकि पिछली बार भी तुम बाथरूम का बोल कर गई थी और वापस नहीं आई थी। तो जियांग कहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तो वो उसको कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने थोड़ी देर पहले साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें 1 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वो कहता है, तुम्हारी गलती है, अगर तुमने पढ़ा नहीं तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तो वो मन में कहती है, इस मासूम से दिखने वाले फेस ने मुझे कितनी आसानी से धोखा दे दिया। और फू को कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कौन सा भाग रही हूँ। तो वो कहता है,
ठीक है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी फू को किसी की कॉल आती है। उसका फ्रेंड कहता है, आपने इतनी बड़ी और रिच फैमिलीज की लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस जांग में ऐसी क्या बात है जो आप उनसे शादी करने के लिए मान गए। तो वो कहता है, वो मुझे बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगी। जहां और लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, वो रिच लोगों से नफरत करती हैं। और शायद मुझे उसकी यही बात इतनी पसंद आई कि मैंने उससे शादी कर ली है। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो उसको कहता है, अब तुम मेरे लिए एक अच्छे से मिडिल क्लास अपार्टमेंट का अरेंज करो। वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो बाथरूम से अपना मेकअप लाइट करके आती है। फू सामने ही खड़ा होता है और उसको देखकर कहता है, एक मिनट, तुम्हारी आईब्रोज में कुछ प्रॉब्लम है, और उससे आईब्रो पेंसिल मांगता है। तो वो अपने बैग से आईब्रो पेंसिल उसको निकाल कर दे देती है। जिसके बाद वो उसकी आईब्रो ड्रॉ करने लगता है, जिससे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। और उसको अपने इतने क्लोज देखकर जियांग की तो हार्ट बीट ही फास्ट होने लगती है। और वो मन में कहती है, ओह गॉड, ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद वो अपनी आईब्रोज देखती है तो हैरान रह जाती है और फू को कहती है, वाह, तुमने तो मुझसे भी अच्छी आईब्रो ड्रॉ की है, लगता है काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें। तो वो कहता है, इसमें एक्सपीरियंस की क्या बात, सिर्फ लाइन ही तो लगानी थी एक। जिसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पिक्चर खिंचवाने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर बैठे होते हैं। तो फोटोग्राफर उनको क्लोज बैठने को कहता है, तुम दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हो, तुम दोनों लीगली कपल हो। तो वो एक दूसरे के थोड़ा क्लोज होकर बैठते हैं। जिसके बाद वो दोनों को स्माइल करने को कहता है और किस करने को भी, लेकिन जियांग किस करने से मना कर देती है और कहती है, ठीक है, मैं अच्छे से स्माइल करके पिक्चर क्लिक करवाऊंगी। जिसके बाद वो दोनों एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवाते हैं। जिसके बाद फू जियांग को लेकर उस अपार्टमेंट में आता है जो उसने अपने असिस्टेंट से कहकर अरेंज करवाया था, और जियांग को कहता है, अब से तुम यहीं पर रहोगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अब हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी मैं इस शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद वो जियांग को कहता है, जाओ और जाकर शावर ले लो। तो वो कहती है, मैं बाद में चली जाऊंगी, पहले तुम जाकर नहा लो। तो वो वहां से चला जाता है। तभी जियांग को उसकी एक फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जो उसको कहती है, तुम कहाँ गायब हो, मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जियांग उसको कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज सरप्राइज मत होना, मैंने शादी कर ली है। जो सुन के वो चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। जिसपे उसकी फ्रेंड उसको कहती है, अच्छा तो फिर अपने हस्बैंड की पिक्चर क्लिक करके भेजो। तो वो फू के शेड की पिक्चर क्लिक करके भेजती है, जो बाथरूम में नहा रहा था। जो देख के उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ओह वाओ, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, इसके तो एब्स और फिगर भी बहुत अच्छे हैं। और वो ये सब कुछ बोल रही होती है, तभी वहां पे फू आ जाता है और कहता है, मैंने अभी कुछ आवाज सुनी। तो वो कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो फू से टकरा जाती है। तो वो उसको पकड़ लेता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जो देख के जियांग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। तो फू उसको उसका फोन उठाकर देता है, जिसपे किसी की कॉल आ रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कॉल जियांग के सुपरवाइजर की थी, जो उसको बहुत बातें सुना रहा था। तो फू जियांग से बातों बातों में पूछता है, वो तुम्हारे सुपरवाइजर के बारे में बताओ। तो वो कहती है, हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और खास तौर पे मुझसे तो उसकी कोई अलग ही दुश्मनी है। खैर छोड़ो ये सब, तुम सो जाओ, मैं अपना काम कंप्लीट करूंगी। और वहां से चली जाती है। जिसके बाद फू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे जियांग के सुपरवाइजर की सारी डिटेल्स चाहिए। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पे जियांग अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। और तभी उसकी फ्रेंड उसको कहती है, मैंने सुना है कि मास्टर बहुत हैंडसम है। तो वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो इतने ज्यादा हैंडसम है तो उनकी इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स फेल क्यों हुई हैं? मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा अगली दिखते होंगे, तभी तो उनकी कोई भी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और तभी वहां पे सुपरवाइजर आ जाता है और डांटने लगता है और कहता है, क्या तुम लोग अपनी जॉब खोना चाहते हो, जो यहाँ बैठ के सीईओ के बारे में गॉसिप्स कर रही हो? और जियांग को कहता है, तो मुझे ये बताओ, कल जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो कर लिया तुमने? तो जियांग कहती है, हाँ। जो सुन के वो बहुत हैरान होता है और मन में कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक पूरी टीम का काम इसने अकेले कैसे कर लिया? और उसको कहता है, जाओ और जाके मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। तो वो उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। और तभी वहां पे फू भी आ जाता है, जिसको देख के जियांग एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकल गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। तो ये सुन के जियांग को उस पर बहुत प्यार आता है और वो फू को कहती है, आओ, आज से पहले कभी भी मेरे लिए इतना किसी ने नहीं किया। तुम्हें पता है, सब लोगों के घर से खाना आता था, लेकिन कभी भी मेरे घर से कुछ नहीं आया। और बहुत इमोशनल हो जाती है। तो वो उसको अपने हाथ से कुकीज खिलाता है और कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये खाकर बताओ। और अपने हाथ से उसको खिलाने लगता है। तो जियांग कहती है, वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करते हो। जिस पे वो स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें पसंद आया तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए रोज ब्रेकफास्ट बना के ले आया करूंगा। जिसके बाद वो फू को कहती है, तुम मुझसे पूछते थे ना कि मुझे रिच लोग पसंद क्यों नहीं है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे रिच लोग इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे डैड ने मेरी मॉम से शादी की थी,
जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। ऊपर वाले ने उनको बहुत पैसा दिया, लेकिन उन्होंने रिच होने के बाद हमें ही घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मेरी मॉम टूट गई। वो डिप्रेशन में रहने लगी और एक दिन मुझे छोड़ के चली गई। जिसके बाद फ्यू कहता है, अगर मैं भी रिच होता तो वो हंसते हुए कहती है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती, लेकिन तुम रिच कैसे हो सकते हो, है ना? जिस पर वो कहता है, हाँ। और तभी वहां कोई आ जाता है तो वो फ्यू को लेकर छुप जाती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फ्यू को इतने करीब से देखकर जियांग का तो फेस एकदम रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लग जाती है। तो फ्यू कहता है, क्या हुआ? जिस पर वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं ये ब्रेकफास्ट खा लूंगी, अभी तुम जाओ प्लीज, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो मैनेजर के लिए कॉफी लेकर जाती है, लेकिन वो उसको कहता है, ये बहुत गर्म है, जाओ और इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर लाओ। वो जानबूझकर जियांग को तंग कर रहा था, तो वो उसमें कोल्ड वाटर डालकर लाती है, लेकिन फिर भी वो उसको दोबारा भेजता है और कहता है, अभी भी मेरी कॉफी बहुत गर्म है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर लाओ। तो जियांग एक बार फिर से कॉफी में पानी डालकर लाती है, तो वो जानबूझकर कॉफी को उसके बनाए गए डेटा वाले कंप्यूटर पर गिरा देता है। जिसके बाद जियांग के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, कैसी लड़की हो तुम, तुमसे कॉफी का कप नहीं संभलता। जो सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस मैनेजर की वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। तो जियांग उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, मुझे पता है तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तो मैनेजर उसको कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, क्या तुम अपनी जॉब से हाथ धोना चाहती हो? तो जियांग उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये सब तुम्हारा ही प्लान था ताकि तुम मेरा प्रोजेक्ट खराब कर सको। तो मैनेजर सब लोगों को जियांग को वहां से निकालने को कहता है, लेकिन तभी वहां फ्यू आ जाता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ कोई कैसे जियांग को हाथ लगाता है। तो मैनेजर उसको कहता है, तुम कौन हो? और तभी वहां पर फ्यू का असिस्टेंट आ जाता है, जो फ्यू को वहां देखकर हैरान हो जाता है और कुछ कहने ही लगता है, लेकिन तभी फ्यू उसको आंखों से इशारा करता है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहता था। तो उसका असिस्टेंट उसकी बात समझते हुए किसी को भी नहीं बताता कि वो उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे जानता ही नहीं है। तभी मैनेजर उसके पास जाता है और जियांग की कंप्लेन करते हुए कहता है, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया है, इसको अभी के अभी जॉब से निकाल दो। लेकिन तभी जियांग अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ती है और असिस्टेंट को कहती है, गलती मेरी नहीं बल्कि इस मैनेजर की है। जो सुनकर फ्यू असिस्टेंट को कहता है, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले ताकि सच खुद सबके सामने आ जाए। जिसके बाद असिस्टेंट फुटेज चेक करता है तो मैनेजर की गलती सबके सामने आ जाती है और उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट वहां से चला जाता है तो सब लड़कियां फ्यू को देखकर जियांग से कहती हैं, लड़का कितना हैंडसम है। तो वो कहती है, नहीं, लेकिन तभी फ्यू कहता है, हाँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड हूं। जो सुनकर जियांग ब्लश करने लगती है और वो सब लड़कियां भी उनकी तारीफ करने लगती हैं, कहती हैं, तुम दोनों का कपल बहुत क्यूट है, और एक साथ दोनों के लिए चीयर अप करने लगते हैं। तो फ्यू जियांग को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग फू को कहती है, मेरे पास तो कोई अच्छा ड्रेस ही नहीं है आज की पार्टी में पहनने के लिए। तो वो उसको एक बॉक्स लाकर देता है जिसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस होती है, जो देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है और फू को कहती है, अब तुम बाहर जाओ, मैं ये ड्रेस ट्राई करूंगी। और उस बेचारे को जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो ड्रेस पहनती है, लेकिन उस ड्रेस की बो उससे सेट नहीं हो रही होती। तो फू अंदर आकर उसकी ड्रेस ठीक करता है, जो देखकर जियांग कहती है, वाह, तुमने तो एकदम एक्सपर्ट की तरह मेरी ड्रेस को ठीक किया है, लगता है पहले बहुत सारी लड़कियों की ड्रेसेस को ठीक कर चुके हो तुम। तो वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, बचपन में एक बार मैंने एक लड़की के लिए ये किया था, लेकिन वो भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी तुम हो। तो ये सुनकर वो स्माइल करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां सब लोग मिस रॉन्ग की तारीफ कर रहे होते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस रॉन्ग की एंगेजमेंट फू से होने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। सब लड़कियां उसके ड्रेस की भी बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर जियांग आ जाती है, जिसको देखकर सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ये किस फैमिली की डॉटर है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इसका ड्रेस तो देखो, ये इस ईयर का लिमिटेड एडिशन का ड्रेस है। जो सुनकर रॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहती है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी ही पार्टी में आकर मेरा चाम लेने की, और जियांग का रास्ता रोक लेती है। तो जियांग उनको कहती है, प्लीज मुझे रास्ता दें। जिस पर वो जियांग से पूछती है, तुम कौन हो, आई मीन किस फैमिली की डॉटर हो, मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं। तो जियांग कहती है, मैं तो कंपनी में बस एक न्यू इंटर्न हूँ। जो सुनकर रॉन्ग और बाकी सब लड़कियां अजीब तरीके से जियांग को देखने लग जाती हैं, और एक लड़की जियांग को कहती है, क्या तुम्हें पता है जो कपड़े तुम यहाँ पहन के खड़ी हो इसकी प्राइस क्या है? 1 मिलियन का है ये ड्रेस। तुम सिर्फ एक इंटर्न हो, तुम 1 मिलियन सिर्फ अपने ड्रेस पर कैसे लगा सकती हो? तो जियांग कहती है, ये ड्रेस मुझे किसी और ने दिया है। जो सुनकर वो लड़कियां कहती हैं, तुमने जरूर ये ड्रेस चोरी किया होगा, मुझे याद आया, मिस रॉन्ग आपके पास भी एक ऐसा ड्रेस था ना? तो रॉन्ग कहती है, हाँ हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास भी एक ऐसा ड्रेस था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो वो तुमने चोरी किया था? तुम जैसे छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, चलो वापस करो मेरा ड्रेस। तो जियांग कहती है, नहीं, मैंने किसी का भी ड्रेस चोरी नहीं किया। लेकिन रॉन्ग गार्ड्स को कहती है, इस लड़की को पकड़ लो,
और इसका ये ड्रेस यहाँ सबके सामने उतार दो ताकि इसको भी पता चले चोरी करने की क्या सजा होती है। गार्ड्स जियांग को पकड़ते ही हैं अभी कि वहां पर फू आ जाता है और उनको पीछे करके कहता है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाता है। जो सुनकर रोंग तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या मतलब, तुमने शादी कब की और ये चोर लड़की तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तो तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाली जब तक तुम मुझे कोई प्रूफ ना दे दो। तो फू सबके सामने जियांग को किस कर लेता है, जो देखकर रोंग शॉक्ड रह जाती है और जियांग को कहती है, मुझे पता है तुमने ही फू को सेड्यूस किया है, यू बिच। और उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? तो रोंग कहती है, तुम इतनी मिडिल क्लास लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? ये लड़की बहुत चालाक है, इसने जानबूझकर तुम्हें सेड्यूस किया है। फिर जियांग को कहती है, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? तो जियांग कहती है, हाँ, ये फू कंपनी का डायरेक्टर है। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है, नहीं, ये फू कंपनी का सीईओ है। तो ये सुनकर जियांग एकदम शॉक्ड रह जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फू कहता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन जियांग गुस्से से वहां से जाने लगती है और कहती है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो मिस रोंग उसको कहती है, ओ प्लीज ये नाटक करना बंद करो, तुम ये सब करके क्या प्रूव करना चाहती हो कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो? तभी फू जियांग को एक बहुत ही सुंदर सा जेड नेकलेस पहना देता है, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो फू फैमिली का खानदानी हार था। लेकिन जियांग उस नेकलेस को उतार कर दोबारा फू के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, ये अपने पास ही रखो, मैं जा रही हूं यहां से। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और ये कहकर वहां से चली जाती है। फू उसके पीछे जाता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और ये सब सुनकर रोंग को बहुत जेलसी होती है, जिसके बाद वो जियांग के पास जाता है जिसके पाँव में मोच आ गई थी। तो वो उसको गोद में उठा लेता है और समझाने लगता है। तो जियांग कहती है, नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम तो द ग्रेट फू हो ना, तुम मुझे जैसी लड़की के पीछे क्यों घूम रहे हो? तो वो कहता है, फालतू बातें मत करो प्लीज, सच ये है कि सिर्फ तुम मेरी वाइफ हो और मैं डिवोर्स नहीं चाहता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी ये रिग्रेट नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे चूज करके कोई गलत फैसला किया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तो वो सोच में पड़ जाती है और कहती है, अभी मुझे अपनी ग्रैंडमा के घर जाना है, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगी। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो उसके साथ उसकी ग्रैंडमा के घर जाता है और चूंकि जियांग के पैर में दर्द था इसलिए उसको गोद में उठाकर लेकर जाता है। तो उन दोनों को ऐसे देखकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती हैं और जियांग से कहती हैं, ये लड़का कौन है? तो वो ग्रैंडमा को झूठ बोल देती है, कहती है, ये सिर्फ मेरा एक कॉलीग है। जिसके बाद फू ग्रैंडमा को एक चाइनीज मेडिसिन गिफ्ट करता है और कहता है, मैं पहली दफा आपके घर आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं। तो ग्रैंडमा उस बॉक्स को खोलकर देखती हैं और कहती हैं, ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। जिसके बाद ग्रैंडमा उन दोनों को बैठने को कहती हैं और खाने के लिए कुछ सामान लेने बाहर चली जाती हैं। तभी जियांग किचन में जाती है और उससे वाटर टैप टूट जाता है और पानी उसके ऊपर आने लगता है। तो फू भागकर किचन में आता है, जो देखकर वो मन में कहती है, इससे कहाँ ठीक होगा ये सब। लेकिन ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि फू ने वाटर टैप ठीक कर दिया। जिसके बाद फू के सारे कपड़े गीले हो गए थे तो वो उसको कुछ कपड़े देती है ताकि वो चेंज कर सके। तो फू चेंज करने लगता है और जियांग पीछे खड़ी उसके मसल्स देखकर ब्लश कर रही होती है और इमेजिनेशन में सोच रही होती है, मैं फू के मसल्स को टच कर रही हूँ। तभी फू को ख्याल आता है, जियांग के पास ये लड़कों वाले कपड़े कहाँ से आए? और वो जियांग के एकदम क्लोज जाकर उससे कहता है, ये कपड़े किसके हैं? क्या तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके क्लोथ्स तुमने मुझे दिए हैं? तो वो कहती है, नहीं, ये कपड़े मैं घर में इसलिए रखती थी क्योंकि मैं और ग्रैंडमा अकेले रहते थे। मैंने सोचा अगर कोई चोर हमारे घर चोरी करने आएगा तो वो ये कपड़े देखकर समझेगा कि इस घर में कोई स्ट्रॉन्ग मैन भी है और वो हमें हर्ट नहीं करेगा, बस इसलिए मैंने ये कपड़े यहाँ रखे थे। तो ये सुनकर फ्यू को बहुत बुरा लगता है और उसको सॉरी कहता है। और तभी वहां पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। जिसके बाद फ्यू उनके हाथ से सामान ले किचन में चला जाता है और कहता है, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी मदद करवाता हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा जियांग को समझाने लगती हैं और कहती हैं, फ्यू एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो कहती है, लेकिन वो रिच है, आपको तो पता है ना मुझे रिच लोग पसंद नहीं। तो वो कहती हैं, जरूरी नहीं कि हर अमीर आदमी तुम्हारे डैड की तरह हो, कुछ लोग फ्यू की तरह ऑनेस्ट भी होते हैं। तुमने देखा नहीं कि वो मुझसे पहली दफा मिला है लेकिन फिर भी मेरा कितना ख्याल रख रहा है। देखो, मेरी बात पर बिलीव करो, तुम्हारी मॉम को भी मैंने समझाया था क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे पहली नजर में ही बहुत बुरे लगे थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मेरी बात नहीं समझी थी और आज मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फ्यू मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगी। तो जियांग कहती है, ठीक है, मैं आपकी इस बात के बारे में सोचूंगी। जिसके बाद हम उन सबको लंच करते हुए देखते हैं और ग्रैंडमा जियांग को कहती हैं, तुम्हें पता है आज का सारा खाना फ्यू नहीं बनाया है,
मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको इतनी अच्छी कुकिंग आती है। तो वो कहता है, हाँ, मैं जब स्टडी के लिए अब्रॉड गया था तो वहां मुझे अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। इस वजह से मुझे खाना बनाना आ गया। उसके बाद वो सब लोग खाना खाते हैं और जिया फ्यू को कहती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे सिर्फ थोड़ा सा ही अच्छा खाना बनाते हो। जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है। जिसके बाद ग्रैंड माँ फ्यू से कहती हैं, तुम आज रात हमारे घर पर ही रुक जाओ। तो जियांग उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्यू तो पहले से ही इस बात का वेट कर रहा था। वो ग्रैंड माँ को कहता है, हाँ ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। वैसे भी मेरा और जियां का ऑफिस एक ही है, तो हम लोग सुबह एक साथ ही काम पर चले जाएंगे। जिसके बाद जियां उसको बिस्तर देती है और कहती है, मेरी ग्रैंडमा के घर में पक्का पक्का जाना इरादा करके मत बैठ जा, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद फ्यू सो रहा होता है, तभी आधी रात को जियान नींद में चलती हुई आती है और उसके साथ सो जाती है। सुबह जब जियां की आंख खुलती है तो फ्यू को अपने इतने क्लोज देखकर वो समझती है, शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, और उसका फेस टच करते हुए कहती है, कितना सुंदर सपना है ये। लेकिन तभी फ्यू जाग जाता है और कहता है, ये कोई सपना नहीं है, होश में आओ। जो सुनकर वो होश में आती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं हूं, बल्कि तुम मेरे रूम में हो। जो सुनकर उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी फ्यू उसको रोकता है और उसके बहुत क्लोज आकर उसको किस करना ही लगता है कि ग्रैंड माँ उन दोनों को आवाज दे देती हैं और कहती हैं, क्या तुम दोनों जाग गए? तो जियां को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। जिसके बाद जियां ऑफिस जाती है तो वहां पर सब लड़कियां उसको अजीब तरह से देख रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठती हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसको कहती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत बैड फील हो रहा होगा। जो सुनकर वो हैरान होती है और कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो मुझे बैड फील होगा? तो वो कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, और चुप हो जाती है। तभी वहां पर रोंग आ जाती है और जियां को कहती है, अब से मैं तुम्हारी न्यू सुपरवाइजर हूं। और जियां को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने पहले वाले सुपरवाइजर को तो ट्रिक से निकलवा दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जियां उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जो देखकर रोंग बहुत शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सुपरवाइजर पर हाथ उठाया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर फ्यू आ जाता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाता है, किसमें इतनी हिम्मत है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रोंग ने इंटरनेट पर यह न्यूज वायरल कर दी थी। जियांग ने फ्यू को सेड्यूस किया है और धोखे से उसकी वाइफ बनी है। अब ये सब कुछ क्लियर करने के लिए फ्यू मीडिया को अपने साथ लेकर आता है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट उन सबको दिखाता है और कहता है, जियांग मेरी लीगल वाइफ है। वो मेरे पीछे नहीं आई थी, बल्कि मैं उसके पीछे गया था। मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो बेहतर होगा कि आप सब ये रूमर्स फैलाना बंद कर दें। और उन सब के सामने जियांग को गोद में उठाता है और वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में रोंग अपने डैड के साथ फ्यू के डैड के पास जाती है और उनको जियांग के अगेंस्ट कर देती है। तभी वहां पर फ्यू जियांग को लेकर आ जाता है। वो उसको अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो जियांग की इंसल्ट करने लगते हैं और फ्यू को उसको डिवोर्स देने को कहते हैं। जो सुनकर फ्यू अपने डैड को साफ साफ मना कर देता और कहता है, मैं जियांग को डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं इसको यहाँ पर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फ्यू को एक स्टिक से मारते हैं। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और फ्यू के डैड पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं, मैं अभी जिंदा हूं। फ्यू फैमिली के डिसीजन लेने के लिए तुम कौन होते हो? मेरी डॉटर इन लॉ को डिवोर्स दिलवाने वाले? और उनको डांट कर वहां से भेज देती हैं। जिसके बाद वो जियांग और फ्यू को कहती हैं, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद जियांग फ्यू की चोट पर दवाई लगाती है और कहती है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार मारा है? तो वो कहता है, नहीं, बचपन से आज तक डैड मुझे सिर्फ मारते हुए ही आए हैं। वो चाहते थे कि मैं अपने बड़े भाई जैसा बनूं, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल अलग थी, इसलिए डैड मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। तो ये सब सुनकर जियांग को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मुझे तो लगा था कि मेरा बचपन ही ऐसा गुजरा है, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा दुख देखे हैं। और उसको थैंक यू कहती है सबके सामने ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर वो उसको किस कर लेता है और कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ में सॉरी थैंक यू कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना हो तो मुझे किस कर लेना। जो सुनकर वो ब्लश करने लगती है। जिसके बाद वो उसको कहता है, वैसे सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट करवा दी। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी इंसल्ट से। जो सुनकर वो स्माइल करता है। नेक्स्ट डे फ्यू जियांग को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है और जाने से पहले वो उसको कहता है, रुको, मुझे अपनी लिपस्टिक दो। तो वो अपने बैग से उसको लिपस्टिक निकाल कर दे देती है। जिसके बाद वो उसकी लिपस्टिक ठीक करता है और कहता है, अब ठीक है, अब जाओ। तो वो स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम रोंग को देखते हैं जो फिर किसी लड़की को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी और जियांग के अगेंस्ट कुछ न्यू प्लान कर रही थी। अब वो क्या था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जिसको आज उसके ड्रग रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अवार्ड को रिसीव करने स्टेज पर जाती है तो वो लड़की सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ये रिसर्च इसने हमारी लेबोरेटरी से चोरी की है, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। जो सुनकर सब लोग जियांग के अगेंस्ट हो जाते हैं
और उसका अवार्ड कैंसिल कर देते हैं। तो जियांग कहती है, नहीं, मैंने किसी का डेटा चोरी नहीं किया। हाँ, आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता और गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर निकालने का बोल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर जियांग का एक टीचर आ जाता है और कहता है, मेरे पास प्रूफ है कि मिस जियांग ने किसी का डेटा चोरी नहीं किया। ये सब एक प्लान है जिसमें उनको फंसाया जा रहा है। जिसके बाद वो सबको वो सबूत दिखाता है और ये साबित कर देता है कि जियांग ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो उस लड़की को गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फू और जियांग उनके घर पर आते हैं, जहां पर जियांग का टीचर जो भी होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो फू का वही बड़ा ब्रदर है जिसकी वजह से बचपन से आज तक उसको सिर्फ अपने डैड की मार पड़ी है, क्योंकि डैड हमेशा उसको प्यार करते थे और फू को इग्नोर करते थे। और अब जब फू को पता चलता है कि जो जियांग का टीचर है, तो वो जो से और ज्यादा जेलस होने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो भी जियांग को लाइक करता है और वो जियांग को उससे दूर करने के लिए ही वापस आया था। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो फू से कार की कीज छीन रही होती है और इससे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो फू उसको किस कर लेता है और ये सब कुछ जो और रोंग भी देख रहे थे। तभी जो रोंग के साथ टीम अप कर लेता है और कहता है, तुम्हारा और मेरा मोटिव एक ही है और वो है जियांग और फू को अलग करना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इन सब में जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस। जिसके बाद रोंग कुछ गुंडों को हायर करके जियांग को किडनैप करवा देती है और अकॉर्डिंग टू प्लान जो जियांग को इम्प्रेस करने के लिए उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन गलती से एक गुंडा उसको चाकू मार देता है जो उसकी किडनी में लगता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जियांग उसको देखकर रोने लग जाती है। तभी वहां पर फू भी आ जाता है जो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन वो नोट कर रहा था, जियांग को सिर्फ जो की ही फिक्र लगी हुई थी। वो पूरी रात सोती भी नहीं है, सिर्फ उसके पास ही बैठी रहती है। शायद उसको ये गिल्ट था, मेरी जान बचाते हुए जो इंजर्ड हो गया। जिसके बाद जो हॉस्पिटल में ही अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर लेता है, जो सुनकर वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है और उसको कहती है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं, तो प्लीज अभी मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात मत करो। ये कहकर वहां से चली जाती है और ये सब कुछ फू का असिस्टेंट भी सुन लेता है और फू को कॉल करके ये सब बता देता है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। तभी उसकी फ्रेंड उसको फोर्स करती है बताने के लिए। तो वो उसको बताने लगती है और कहती है, मैं किडनैप हो गई थी, जिसके बाद मुझे टीचर जो ने बचाया और मेरी वजह से उनकी एक किडनी डैमेज हो गई। मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन इन सब के बीच उसने अपनी फीलिंग्स भी मुझसे कन्फेस कर दी हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई भी है। तो ये सुन के उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ओह, तो इसलिए तुम इतनी परेशान दिखाई दे रही हो? तो वो कहती है, हाँ। जिसके बाद वहां पे फू आ जाता है और वो जियांग को गोद में उठा के वहां से ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। तो फू का इतना सीरियस फेस देख के जियांग उसको कहती है, तुम इतने सीरियस क्यों हो? स्माइल करो ना, तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो वो कहता है, तुम्हें मेरी फिक्री कहाँ है? तुम तो समाज सेवा में लगी हुई थी ना, लोगों के पास हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। जो सुन के जियांग कहती है, ओह, तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तो वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे ज्यादा फील होना भी चाहिए। तो जियांग उसको कहती है, तुम जेलस होते हुए कितने क्यूट लग रहे हो, और उसको किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो वो चिल्लाने लगती है और फू को कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है। तो वो कहता है, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया, तुम ही थी जो रात में मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं तुम्हें खा जाऊंगी और भी पता नहीं क्या क्या। जो सुन के जियांग ब्लश करने लगती है और उसको चुप करवा देती है क्योंकि उसको बहुत एम्बैरस फील हो रहा होता है। जिसके बाद फू और जियांग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फू जियांग का गिल्ट दूर करने के लिए उसको कहता है, तुम जू को किसी बहाने से घर पर ले जाओ और उसको बेहोश कर दो। जिसके बाद हम ग्रैंडमा से उसका एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी किडनी बिल्कुल ठीक है। उसने जानबूझ के तुमसे झूठ बोला है ताकि तुम उस पर तरस खाओ और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो पहले तो जियांग उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन बाद में वो इस बात के लिए मान जाती है और उसको घर पर लेके जाती है और बहाने से उसकी चाय में बेहोश करने वाली दवाई मिला देती है, जो पीकर वो बेहोश हो जाता है। तो फू और ग्रैंडमा भी वहां पे आ जाते हैं और जब ग्रैंडमा जू की पल्स चेक करती हैं तो फू और जियांग को बताती हैं, इसकी बॉडी वीक जरूर है लेकिन इसने अपना कोई भी ऑर्गन खोया नहीं है, इसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं। जो सुन के जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है फू ठीक कह रहा था, जू ने ये सब सिर्फ उन दोनों के बीच दूरी पैदा करने के लिए किया था। जिसके बाद जियांग जू से कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? मैं तो तुम्हें इतना अच्छा समझती थी, लेकिन तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है। तो वो कहता है, अगर अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जियांग फू से अपोलोजाइज करती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जू की वजह से तुम्हें इग्नोर किया। तो वो कहता है, सॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है कि वक्त रहते तुम्हारी आंखें खुल गईं। जिसके बाद वो उसको वही नेकलेस वापस करता है और कहता है, तुम्हारी अमानत मेरे पास थी। तो जियांग उसको देख के बहुत खुश होती है
कहती है, अब तक तुमने संभाल के रखा हुआ है? तो वो कहता है, हाँ। जिसके बाद वो नी डाउन होके उसको वो नेकलेस देता है, जो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो उसको वो नेकलेस पहनाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद वो उसको एक ड्रीमी प्लेस पर लेकर जाता है, जहां उसने बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी, जो देख के जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो उसको एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बुके देता है और बर्थडे विश करता है। तो वो कहती है, तुम्हें याद था? जिस पर फू उसको कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा बर्थडे भला कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन हो और आज का दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जो सुन के वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम जोऊ को देखते हैं, जो किसी को कॉल करता है और कुछ प्लान करता है। जिसके बाद वो मन में कहता है, आज तक तुमने मेरी हर पसंद की चीज मुझसे छीन ली, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिया को मुझसे दूर नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं, जो ऑफिस में एंटर हो रही होती है। तभी एक आदमी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो उसको दवाई देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और तभी जियांग को पता चलता है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड हैं, जिनसे मैं बचपन से नफरत करती आई हूँ। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग गुस्से से वहां से चली जाती है और कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिसके बाद वो फू के ऑफिस में जाती है, तो वो उसका फेस देखकर ही समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, और उसको कहता है, क्या हुआ है? अभी वो उसको बताने लगती है, मैंने अपने डैड को देखा, वो वापस क्यों आ गए हैं? मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अभी वो ये सब बता ही रही थी कि वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। वो उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। और उसको एक लेटर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं गया था। जिसके बाद फू जियांग को कहता है, क्यों ना हम एक बार ये लेटर पढ़ लें। तो जियांग वो लेटर पढ़ती है, जिसे पढ़कर उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं और वो अपने डैड से अपोलोजाइज करती है, इतने साल तक उनको गलत समझने के लिए। तो उसके डैड उसको अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारा कभी अपने डैड से मिलने को दिल करे तो तुम मेरे घर आ सकती हो, और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग अपनी ग्रैंडमा से कंफर्म करती है, तो उसको पता चलता है उसके डैड ने सच ही कहा था, वो बेकसूर है। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने उनके घर जाती है, जहां उसको पता चलता है उसकी 2 स्टेप सिस्टर्स भी हैं, जिनमें से एक अब्रॉड थी। और तभी उसकी सिस्टर सूमिन फू के साथ आती है, जिसको देखकर जियांग बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन फू जियांग को ये कहकर एक्सप्लेन कर देता है, मैं वहां से गुजर रहा था, इसलिए मैंने सूमिन को पिक कर लिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए जियांग के डैड ने ही उसको कहा था। तो जियांग उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां जियांग और सूमिन ने एक जैसा ड्रेस पहना होता है, जो देखकर सूमिन और उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो फू के अगेंस्ट प्लान बनाते हैं। सूमिन खुद नीचे गिरकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जियांग ने उसको धक्का देकर नीचे फेंका है, लेकिन जियांग को शॉक उस टाइम लगता है जब फू जियांग के पास आने की जगह सूमिन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ये सब देखकर जियांग को बहुत दुख होता है और वो टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है फू को बचपन में एक बच्ची ने बचाया था और फू ने उस बच्ची को एक लॉकेट दिया था और उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सूमिन ही थी। इसलिए वो उसकी इतनी फिक्र कर रहा था और उसकी सब बातें भी मान रहा था, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस जाती है और जो को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, जो देखकर वो कहता है, तुम ये कंपनी क्यों छोड़ रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। तो वो कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये कंपनी छोड़ रही हूँ, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जियांग के डैड उसको उनकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं और वो बहुत अच्छे से मीटिंग कंडक्ट कर रही होती है। लेकिन तभी पुराना वाइस प्रेसिडेंट वहां आ जाता है और जियांग का गला दबाने लगता है, क्योंकि उसने उसकी पोजीशन छीन ली थी। तो जियांग का सांस एकदम बंद होने लगता है और वो अपने आखिरी वक्त में फू को याद करती है, और पता नहीं कैसे फू वहां पे आ भी जाता है और उसको बचा लेता है। जिसके बाद गार्ड्स उस आदमी को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। तो जियांग फू को कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, बहुत जल्द हम दोनों डिवोर्स भी ले लेंगे। अगर आज तुम मुझे बचाने ना आते तब भी मैं बची जाती, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और ये सब फू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है, जियांग उससे इतनी नाराज क्यों है। नेक्स्ट सीन में हम सूमिन को देखते हैं, जो जियांग को एक ओल्ड मैन को सेल कर देती है, जो धोखे से जियांग को एक ड्रिंक पिलाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक रूम में होती है और उसने ब्राइड का कॉस्ट्यूम पहना होता है, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तो वो दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता। और तभी वहां पे फू आ जाता है, जो हर बार की तरह अपनी वाइफ को सबसे प्रोटेक्ट करता है और बचा के ले जाता है। और एक बार फिर से सूमिन का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और मन में कहती है, इतनी आसानी से मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो अपनी ग्रैंडमा को लेकर अपने डैड के पास आती है और उनको अपनी स्टेप मदर और दोनों सिस्टर्स की सच्चाई बताती है। वो लोग काफी साल से जियांग के डैड को स्लो पॉइजन दे रहे थे, जिससे अगर वो कुछ मंथ्स और कंटिन्यू यूज करते तो उनकी मौत हो सकती थी, और रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक आना था। जो सुनकर उसके डैड एकदम हैरान रह जाते हैं। तो वो अपने डैड को कहती है,
बात सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। ये दोनों लड़कियां जिनको आप अपनी बायोलॉजिकल डॉटर्स मानते हैं, ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर्स नहीं है। और उनको डीएनए की रिपोर्ट दिखाती है और ये भी बताती है मेरी मॉम को मारने के पीछे आपकी इस वाइफ का हाथ था। और ये सब कुछ देखकर और सुनकर उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उसकी स्टेप मॉम को मारने लगते हैं और कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। तभी सुमिन की सिस्टर उसको कॉल करती है और कहती है हम लोग चारों तरफ से फंस चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद वो अपने जेड पेंडेंट को देखती है और कहती है अब ये हमें बचाएगा। जिसके बाद वो अपनी और जियांग की किडनैपिंग खुद ही प्लान करती है और किडनैपर को कहती है हम दोनों को चेयर से बांध दो और चारों तरफ आग लगाकर यहाँ से चले जाओ। तो वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद फू वहां आता है और जियांग को पहले बचाने लगता है। तो जियांग उसको कहती है नहीं, तुम पहले सुमिन को बचाओ ताकि तुम्हें बाद में ये गिल्ट न रह जाए कि तुम अपने सेवियर को बचा नहीं पाए। जो सुनकर वो कहता है ठीक है और सुमिन को बचा लेता है। तो सुमिन उसको कहती है तुमने जियांग से पहले मुझे बचाया है, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मैं जियांग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो वो कहता है तुम ओवरथिंक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि तुम्हारा बचपन का एक एहसान मुझ पर ओवर था और कुछ नहीं। जिसके बाद वो जियांग को बचाने के लिए वहां चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो फायर को क्रॉस करने लगता है कोई चीज उसके ऊपर गिरती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जियांग भी उसके साथ ही रोते हुए बेहोश हो जाती है। जब जियांग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी ग्रैंडमा उसके पास होती है। तो वो फू के बारे में पूछती है और भागकर उसके रूम में जाती है जो अब तक बेहोश था। और यहाँ हमें पता चलता है बचपन में जिस बच्ची ने फू को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग ही थी। वो ये बात भूल चुकी थी लेकिन आज उसको ये बात याद आ जाती है और वो रोते हुए फू से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज एक बार उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो वो आंखें खोलता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो हमारी वेडिंग सेरेमनी भी नहीं हुई। जो सुनकर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम जियां और फू की वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जिसमें जियां बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं वो सारी लाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जिसके बाद हम उन दोनों को हनीमून पर देखते हैं जहां पर जियां फू को कहती है मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो वो उसको कहता है अच्छा तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और पानी लेने चला जाता है। तभी जियां की कैप उड़ जाती है और एक लड़के के पास जाकर गिरती है जो जियां से उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। तभी वहां पर फू आ जाता है जिसको देखकर और सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के से कहता है हम न्यूली वेड हैं अभी और तुम मेरी वाइफ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। तो वो लड़का अपोलोजाइज करके वहां से चला जाता है लेकिन फू का मूड अच्छा खासा खराब हो जाता है और वो मुंह बनाकर बैठ जाता है। तो जियां उसको कहती है तुमने एकदम सैड फ्रॉक जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, कुछ नहीं होता, अपना मूड तो ठीक करो। लेकिन वो जियां को कहता है मेरा मूड एक ही शर्त पर ठीक होगा, अगर तुम मुझे किस दोगी तभी। जो सुनकर वो ब्लश करने लगती है और कहती है यहाँ पब्लिक में कैसे। तो वो कहता है क्यों, हम लोग मैरिड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कहती है अच्छा और उसको किस कर लेती है। जिसके साथ ही हमारी ये क्यूट सी स्टोरी की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है।